सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर शुरुआत ईरान की बड़ी खबर से करने वाला हूं। ईरान और इजराइल की जंग होनी पक्की है। अमेरिका के तमाम बड़े मैगजीन और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स और बड़े बड़े अखबारों ने ये मान लिया है, कह दिया, और हालात मैं आपको दिखा ही रहा हूं। अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट भी कर लिया है। ये देखिए, ये देर रात अचानक से वीडियो सामने आया, जिसके बाद ये जानकारी तेजी से फैली कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है, जिसमें उसका मेन मकसद ये था कि वो ये चेक कर रहा था कि हम और कितनी तेज़ी से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और हमारी मिसाइलों की जो ताकत है वो और कितनी बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल ईरान कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें कर ही रहा है, क्योंकि ईरान को अच्छे से पता है कि इजराइल उस पर हमला ज़रूर करेगा। ऐसे में कल का आपको बयान याद होगा कि ईरान के लोगों को भड़काने के लिए जारी किया था वीडियो नेतन्याहू ने पानी और पानी के जग के साथ, और कहा था कि अगर आप हमारी बात माने और हमारी बात सुनते हुए अगर अपनी सरकार गिरा दें और उस रिजीम को पलट दें तो हम आपको पानी पहुंचाएंगे, पानी देंगे और वाटर टेक्नोलॉजी, मतलब पानी से जुड़ी हुई एडवांस टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे। अब इसके बाद ये देखिए, जवाब दिया है ईरान के राष्ट्रपति ने। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि जिस शख्स ने गाजा और फिलिस्तीन का पानी रोका हुआ है वो ईरान को पानी कैसे देगा। ठीक इसी तरह की वीडियो ईरान के लिए जारी किया था इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने। ये देखिए, जिसमें उसने अपने बयान में यही कहा था कि ईरान के लोग बेकसूर हैं, ईरान के लोग ज़बरदस्ती मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मतलब ये जो है एक बड़ा गेम खेल रहे थे कि ईरान के लोगों को भड़काया जाए और भड़का कर उनको पलट दिया जाए, सरकार के खिलाफ कर दिया जाए, और उससे होगा ये कि हमारी जीत होगी। इन्होंने भी पूरी तरह से लालच दिया था ईरान के लोगों को, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया था, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने ईरान के खिलाफ एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और परमाणु हासिल करने नहीं देंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन यानी E3 ने यूएन को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर अगस्त के आखिर तक ईरान ने कोई डील नहीं की तो हम पाबंदी लगा देंगे। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री ने, वीडियो सामने आया है, ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के एम्बेसडर से बात की है। कहा जा रहा है कि ईरान रूस से जंगजोर कॉरिडोर आर्मीनिया का जो है, जिससे उसने अमेरिका को दे दिया है, उस पर रूस से ईरान बात कर रहा है। ठीक इसी तरह से आर्मेनिया के डिप्टी विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। मामला वही है जो आर्मेनिया ने 99 साल के लिए अपना जंगजोर कॉरिडोर जो है अमेरिका को देकर ईरान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इसी मामले में ईरान लगातार आर्मेनिया और रूस और आसपास के देशों से बातचीत शुरू कर चुका है। मैं आपको हर दिन वो गतिविधि, वो हरकत, वो तस्वीर, वो खबर ज़रूर दिखा रहा हूँ जिससे आपको इस बात का यकीन हो कि ईरान को घेरा जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर ले लीजिए। 5 साल में पहली मर्तबा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बहरीन पहुंचा है। सोचिए, बहरीन अमेरिका से इतना घुलता मिलता नहीं है, लेकिन जब बात ईरान की आती है तो तमाम अरब देश ईरान को झुकाने के लिए अपना पिछवाड़ा अमेरिका के आगे खोल देते हैं। यह औकात है अरब देशों की। कोई अरब देश ये नहीं चाहता कि ईरान मिडिल ईस्ट में ताकतवर बन जाए, क्योंकि अगर आप इतिहास देखेंगे तो ऐसे बहुत अरब नज़र आएंगे जो हुजूर को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाया करते थे। बाद में आते थे अपने कपड़े पर मिट्टी उट्टी ला के, या नबी अल्लाह, अगर आज हम इस तरह से ना लड़े होते तो आज हम हार जाते, हमको जीत मिली। अच्छा, हुजूर को सब पता होता था लेकिन खामोश रहते थे, क्योंकि उस वक्त के ऐसे हालात नहीं थे। आज मैं खुला बोल रहा हूं कि ये ऐसे ही लोग थे, गद्दार। बस अपनी दुश्मनी की वजह से ये अरब किसी से खुश नहीं होते। सऊदी अरब कभी नहीं चाहता कि तुर्की लीडर बने, ऐसे ही तुर्की नहीं चाहता कि सऊदी अरब लीडर रहे, और सऊदी अरब के खुद के ऐसे कोई काम नहीं है जिससे मुसलमान कहें कि आप हमारे लीडर हो।
तो मुसलमानों का इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई लीडर नहीं है। ये है हालात। अब सोचिए ईरान के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका और इजराइल का। पूरी तरह से चारों तरफ से ईरान को घेरा जा रहा है, जिसमें अरब देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं। लेबनान में जो सरकार अब आई है वो अमेरिका के द्वारा बनाई गई है और अमेरिका का पसंदीदा आदमी लेबनान का राष्ट्रपति है। तो जाहिर सी बात है वो सारे काम अमेरिका को खुश करने के लिए ही लेबनान करेगा। लेबनान ने 4 दिन पहले ये फैसला किया हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, और हिजबुल्लाह पार्लियामेंट के अंदर है। हिजबुल्लाह वहाँ एक मजबूत सरकार चलाने वाली है और सरकार के साथ काम करती है। ऐसे में हिजबुल्लाह सरकार से नाराज होकर चला गया। भाई पार्लियामेंट से निकल के हिजबुल्लाह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बाहर निकल गए और सड़कों पर लेबनान के लोग उतर आए। लेबनान के लोगों का साफ कहना यह है कि ये जो लेबनान की सरकारी फौज है ये हिजड़ी है, ये अमेरिका और इजराइल के आगे टिक नहीं सकती। लिहाजा इजराइल के आगे तो हिजबुल्लाह के ही लड़ाके टिक सकते हैं। लिहाजा हिजबुल्लाह को हथियार नहीं डालने चाहिए और सड़कों पर पूरे लेबनान में प्रदर्शन होने लगा। अब इसी दौरान ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी हेड पहुंचे। ठीक है, अब जब ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी हेड लेबनान पहुंचे तो लेबनान के लोगों ने उनका धमाकेदार स्वागत कर डाला। نحن جماعة المقاومة ما بنتخلى عن إيران. أطلقت كف العملاء. इसके बाद ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने ये देखिए मुलाकात की है लेबनान के राष्ट्रपति से। हालांकि इस मुलाकात में क्लियर राष्ट्रपति ने लेबनान के बोल दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप ऐसा हो जिसके पास हथियार हो, सबको हथियार डालने पड़ेंगे। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने लेबनान के, तस्वीर देख लिए, लेबनान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं उनसे भी मुलाकात की है। अब ये अगली तस्वीर है लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड। उधर लेबनान का विदेश मंत्री अमेरिका का ज़्यादा बड़ा गुलाम है, तो लेबनान के विदेश मंत्री ने ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड से मिलने से मना कर दिया। ईरान के लीडर ने जो लेबनान में जाकर कहा वो कुछ खास है। उन्होंने कहा कि हम लेबनान के लोगों के साथ हैं। साथ में उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकार अपने दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं और उसको हम मानेंगे। लेबनान की सरकार के साथ हम हैं अगर वो लेबनान के लोगों के फायदे के लिए बात करती है। सुनिए। روزی ملت لبنان در رنج باشن این درد رو ما در ایران هم حس میکنیم. وكلما يواجه لبنان أي نوع من المعاناة نحن نشعر بتلك المعاناة في إيران أيضا. و ما هم در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود. ثقوا تماما بأننا سنقف إلى جانب شعب لبنان العزيز وفي مختلف الظروف. و از دوست عزیزم جناب استاد نبیبری تشکر میکنم. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى صديقي وأستاذي العزيز
دولة الرئيس نبيه بري که مقدمات این سفر رو هم فراهم کردن. الذي رتب ईरान की खबरों में यहाँ तक का सेक्शन है। अब मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट तुर्की से है। तुर्की पहुंचे सीरिया के यानी जोलानी की सरकार के विदेश मंत्री और उन्होंने तुर्की से डील की है, यानी सीरिया और तुर्की के बीच सिक्योरिटी और कई अहम डील्स हो गई हैं। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि ये जो सीरिया के अंदर उत्पात मच रहा है, जो भी डार्क और डार्कनेस है, जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं सीरिया के अंदर, उसके पीछे सिर्फ इजराइल है। मोहतरम हजरात, इतना ही नहीं, द्रूज कम्युनिटी को जो मारा गया, जिसके बाद इजराइल ने उनके मदद के नाम पर, उनकी मदद के नाम पर सीरिया में घुसपैठ करी और द्रूज कम्युनिटी को स्वायदा के इलाके में जाकर सपोर्ट करने का जो भी खेल किया। बता दूं कि सीरिया के जोलानी के विदेश मंत्री ने तुर्की में उस पर यह टिप्पणी की कि स्वायदा के इलाके में जो कुछ भी हुआ वो खुद इजराइल ने किया था। सुन लीजिए। ما يحدث في السويداء هو يحدث في مدينة سورية، أهل هذه المدينة هم أهلنا، وحماية جميع السكان فيها هي من مسؤولية الدولة، سواء كانوا من الدروز أو البدو أو المسيحيين. ما حدث في السويداء هو أمر مفتعل من قبل إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في تلك المنطقة، ولكن نحن على تواصل مباشر مع النخب المجتمعية ومشايخ العقل، وكذلك ندعو إلى دعم مسار تصالحي يؤمن السلم المجتمعي وأيضا يحافظ على رمزية السويداء كبعد تاريخي ووطني في تاريخ سوريا. نعتقد في القريب العاجل उधर जो कुर्द के लड़ाके हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए थे तुर्की के आगे, तुर्की ने कह दिया है सीरिया और बॉर्डर के इलाके में जो कुर्द के लोग रहते हैं उनसे कह दिया है कि आप इजराइल के पपेट मत बन जाइएगा, इजराइल के काम मत आने लगना, क्योंकि आपके लिए फिर बड़ा खतरा हो जाएगा। उधर अमेरिका ने उन्हीं कुर्द को धमकी दी है कि देखो, अगर तुर्की ने तुम पर हमला किया तो हम आपको बचा नहीं सकते, लिहाजा हमें तुर्की से भी अमेरिका ने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए हमें, हम आपकी डील कुर्द से जल्द करवाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले लड़वाता है या दो की लड़ाई में कूदता है, फिर उसके बाद डील करवाता है या डील की नौटंकी करता है, क्योंकि उस आदमी को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। इजराइल का आर्मी चीफ, अगली बड़ी खबर, इजराइल का आर्मी चीफ लेबनान पहुंचा और लेबनान पहुंचने के बाद उसने कहा कि सीज फायर के बाद भी हमने 600 हमले किए हैं लेबनान में। कल तक मैं बता रहा था, आज लेबनान के अंदर पहुंचकर इजराइल खुद मान रहा है, इजराइल के आईडीएफ कह रहे हैं कि हमने सीज फायर के बाद भी 600 हमले लेबनान में किए हैं और हम ये करते रहेंगे, जब तक हमें खतरा लगेगा हम ये हमले करते रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा है हम कोई पार्शल डील नहीं करेंगे, हमास हथियार डाले, हमारे सारे कैदियों को रिहा करे, गाजा से बाहर निकले, हमारी तमाम शर्तें माने, तब हम कोई डील करेंगे। यानी इसका मतलब कोई डील नहीं होने वाली है दोस्तों। नेतन्याहू ने बेशर्मी से स्टेटमेंट दिया कि जो भूख एक प्रॉब्लम बन गई थी, हंगर एक प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और अगर हम भूखा रखना चाहते गाजा के लोगों को तो 2 साल में अब तक गाजा के लोग अब तक सब के सब मारे जाते। जर्मनी ने आखिरकार इजराइल को हथियार देने के लिए मना कर दिया, पॉज कर दिया है कि फिलहाल हम कोई हथियार नहीं देंगे, लेकिन इन हरामी जर्मन कंपनियों को देखिए, वो जल्दी जल्दी रीलोकेट हो रही हैं, यानी एक पूरी जर्मनी की कंपनी अमेरिका शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ताकि फिर वो अमेरिका से इजराइल को हथियार दे सके। हरामीपने की सारी इंतहाएं पार कर दी गई है। वहीं इजराइल की एम्बेसडर ने, जो ब्रिटेन में हैं, उन्होंने ब्रिटेन में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इजराइल को मोटी मोटी रकम यानी चंदा देते हैं, उनसे मुलाकात की है। साफ जाहिर है गाजा के लोगों के नरसंहार के लिए, हथियारों के लिए इजराइल अब अपने बड़े बड़े डोनर से भीख मांग रहा है। अर्जेंटीना हमेशा से सबसे ज़्यादा, अमेरिका से भी ज़्यादा खुलकर इजराइल के साथ है। अब आपको समझा देता हूँ, आपको अरब देशों के लिए एक जो प्रोग्राम है अब्राहम अकॉर्ड, उसका सिस्टम मालूम है ना। ये एक ऐसा प्रोग्राम है अब्राहम अकॉर्ड, उसके तहत अरब देशों को, मुस्लिम देशों को इजराइल से जोड़ा जाता है और इजराइल से दोस्ती करवाई जाती है कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए, यानी एक ऐसा ग्रुप
जो मुसलमानों का और इजराइल का मिलकर एक ग्रुप है, ऐसे ही अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने एक ग्रुप शुरू किया है। इस प्रोग्राम का नाम है इज़ाक अकॉर्ड। इज़ाक अकॉर्ड का काम ये होगा कि अब अर्जेंटीना जो लैटिन अमेरिका के छोटे मोटे जो देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, उनको इकट्ठा करके इज़ाक अकॉर्ड के जरिए इजराइल के करीब लाएगा और इजराइल से जोड़ेगा। अब बात करें गज्जा के अंदर की, तो ये मंजर देख लीजिए। अस्पताल के बेहद करीब और अस्पताल पर भी फायरिंग इजराइल ने की है, बमबारी भी अस्पताल के करीब की है, जिसके बाद वहां दर्जनों की मौत हुई है। सोचिए 17 दिनों में सिर्फ 200 लगभग मदद के ट्रक गाजा के अंदर पहुंचे हैं, यानी जो 200 ट्रक 17 दिनों में पहुंचे हैं उससे गाजा के सिर्फ 15% लोगों को कुछ समय का खाना मिल पाया है। भुखमरी अभी भी है और हालात गंभीर अभी भी हैं। हमने लास्ट भी मदद जो थी आपकी भेज दी है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके हम जो कुछ कर सकते हैं, देखिए हम अपनी कब्र में अपने अमाल के साथ जाएंगे भाई। हम अपनी अय्याशियों के लिए, आराम के लिए, मस्तीखोरी के लिए कितना खर्च कर देते हैं। अगर हमारे देखने वाले 2 लाख भी हैं, हालांकि ज़्यादा हैं, और 2 लाख लोगों में से अगर 1 लाख यूपीआई इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत ऐसे हैं जो यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते, उन 1 लाख में से भी अगर 50,000 भी हर एक बंदा 1-1 रुपया भी डोनेट करे तो 50,000 रुपया हो जाता है। मैं ऐसे कल बैठे बैठे सोच रहा था, तो सोचिए हम हर दिन 1-2 दिन गैप करके इसी तरह से हम मदद भेजते रहें, तो मोहल्ले वाइज जो गाजा में छोटे छोटे मोहल्ले हैं जहाँ टेंट लगे हुए हैं, जहाँ कैंप लगे हुए हैं, वहाँ कुछ ना कुछ दाल का, मैकरोनी का और भी कई तरह की चीज़ें वहाँ जो मेडिसिन चलती है, हम वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मेरा फोकस फ़िलहाल पानी पर है। लगातार मैं वहाँ अपनी बहन से यही कह रहा हूँ कि पानी आप ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड करवाइए, और हम कर भी रहे हैं। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। यूके की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने इस लड़की को जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में रैलियों में नज़र आ रही थी, इसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। अब बात करें जर्मनी की। देखिए जर्मनी की पुलिस लड़कियों और नौजवानों के मुंह पर घूंसा, पूरी ताकत से घूंसा मार मार कर उन्हें पीछे धकेल रही है और गिरफ्तार कर रही है। जो भी फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहा है सीधा उसको मारा और पीटा जा रहा है। 235 लोग भूख से मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 8 और गाजा के लोग भूख से तड़प कर, अल्लाह अकबर, शहीद हो गए। जो भूख से 800 लोग मरे हैं, इनमें 106 तो सिर्फ गोद के प्यारे बच्चे हैं। हजरात ये मंजर देखिए, बारकोड बाजू में लगा है, एक तरफ ये वीडियो है। बारकोड इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आपका मन करे कि हाँ हम गाजा की मदद करना चाहते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए छोटी छोटी जो मदद वहाँ भेजी जा रही है, वहाँ किस तरह से खाना लोगों को पहुँचा रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों को खाना बांटा जा रहा है। लेकिन ये खाना, ये सब पानी, ये इंतज़ाम अभी भी पूरी तरह से सबको पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरा गज़ा भूखा है। बमुश्किल एक टाइम अगर किसी को खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मोहतरम हजरात, दुआ ज़रूर कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज कायम कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल इस नमाज में। वहीं इजराइल इस तरह के हमले जैसे वो पहले कर रहा था, वैसे अभी भी अल्लाह अकबर कर रहा है। ख़तरनाक हमले कर रहा है और एक एक झटके में वो सैकड़ों गज़ा के लोगों को मार रहा है। सोचिए हम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इससे बुरी सुनिए, इजराइल के आर्मी चीफ ने गज़ा पर नए हमले और हमले करने का पूरा प्लान अप्रूव कर दिया है। यानी आसान ज़बान में गाजा पर अब और हमले होंगे और बड़े हमले होंगे। वहीं इजराइल के सेटलर्स गाजा के अंदर जो मदद जा रही है, 24 घंटे सड़क पर बैठकर उस मदद के ट्रकों को गाजा के अंदर जाने से रोक रहे हैं।
आपको मालूम है अल जजीरा पूरी दुनिया के टॉप 10 न्यूज़ चैनलों में शुमार है और अरब के तो टॉप 3 में वो आता है। अब अल जजीरा के टॉप 5 पत्रकारों को गज़ा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया। अब स्काई न्यूज़ पर ये देखिए, स्काई न्यूज़ पर ये सुअर की टट्टी इजराइल का जो मिलिट्री स्पोक पर्सन है कहता है कि जो अल जजीरा है वो एक आतंकी संगठन है, यानी न्यूज़ चैनल आतंकी संगठन है। तो तुरंत स्काई न्यूज़ नेटवर्क की एंकर ने कहा कि नो, अल जजीरा एक न्यूज़ एजेंसी है। यानी जो कल तक स्काई न्यूज़ इजराइल का साथ दे रहे थे, आज अब वो भी इजराइल की बातों से सहमत नहीं है। इन हरामियों का प्लान ये है, एजेंडा ये है कि अगर हमने किसी को मार दिया तो वो आतंकवादी है। अब समझ रहे हैं, ये मार दिया ना, हमने मारा है ना, तो वो आतंकवादी। गाजा में जो नरसंहार हुआ है, हमारे पैदा होने से पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने भी ऐसा नरसंहार ना देखा, ना आने वाले समय में हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी वो ये सब किताबों में पढ़ेगी। आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में 1939 से 45 तक टोटल उस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 69 पत्रकार मारे गए थे। वियतनाम वॉर में 1955 से 1975 तक 63 जर्नलिस्ट मारे गए थे और गाजा में 2023 से अब तक 242 पत्रकार इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। दुनिया हिजड़ों की तरह से ताली बजा रही है। हजरात, ये मंजर मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। फिलिस्तीनी एक नौजवान को इजराइल के आतंकवादियों ने, सेटलर्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। एक यूरोपियन कंपनी से इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी इल्बित ने डील की है और ये अब इजराइल की हथियार बनाने वाली इल्बित कंपनी यूरोप के देशों को और यूरोप की कंपनियों को हथियार देगी। रिपोर्ट यह है कि हमास की टीम यानी डेलीगेशन जो है इजिप्ट पहुंची है डील पर बात करने के लिए। जाहिर सी बात है ये सब नौटंकी है, कोई डील होने वाली नहीं है। इजराइल को जो करना है वो करेगा। उधर अमेरिका के अंदर फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम पे लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग चिल्ड्रन, स्टॉप किलिंग सिविलियंस। उधर स्वीडन और नॉर्वे दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम अपने देश के पत्रकारों को गज़ा में भेजने को तैयार हैं अगर इजराइल इजाज़त दे। आज़ाद हालात ख़राब हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खबर के तौर पर आपको तमाम खबरें मैं दे ही रहा हूँ, हालात आपको समझा रहा हूँ। दुआ कीजिए अपने मुल्क के लिए भी, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी सही नहीं हैं। मुसलमान मौत के मुंह में हैं, लेकिन दूसरे मतलब जो मुसलमान मारा जाता है, जिसके घर का नुकसान होता है, बस वही मुसलमान परेशान होता है। दूसरे मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है। न मस्जिदों में दुआएं होंगी, न कहीं प्रदर्शन होगा। अब बताइए, सोचिए, फतेहपुर में दंगा हुआ, फतेहपुर में दिन दहाड़े मुसलमानों के साथ क्या हो गया, लेकिन दिल्ली के मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों को, बम्बई के मुसलमानों को, पुणे के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को, पटना के मुसलमानों को, कश्मीर के, कोई फ़र्क पड़ा? ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर लिखकर चले गए। क्या इससे हम हिंदुत्व आतंकवाद रोकेंगे? भगवा आतंकवाद क्या इससे हम रोकेंगे? बहरहाल, मैं तो खुद 5 साल से जिस कौम के लिए बोलता हूं, मैं साफ मुंह पे कह रहा हूं, वो कौम आज तक मेरे लिए खड़ी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए नहीं, मैं तो अपनी कब्र के लिए बोल रहा हूं कि कम से कम मैं मरूं तो अल्लाह के सामने फरिश्तों को जवाब तो दूं कि हाँ, अल्लाह ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया, जिस इज्जत से नवाजा, जो इतना नाम और इतनी ऊंची आवाज़ दी, तो मैंने अपना वादा और अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैं अपनी कौम को, अपने दीन को, अपने मज़हब को, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं भूला और मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अब आप अपने कब्र का सामान खुद देख लो। आपने जुल्म पर बोलने वाले ही इंसान का साथ नहीं दिया, मुसलमान तो दूर की बात है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।